तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है देखते हैं हम। प्यारे बच्चों, अगर गोलीय दर्पण का जो द्वारक होता बताए थे, परावर्तक तल की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। यदि दर्पण का द्वारक दर्पण की वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब दर्पण का द्वारक दर्पण की वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो प्यारे बच्चों, एक पॉइंट हम लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक दर्पण के वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब प्यारे बच्चों, यदि हम मान लें, यदि दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो प्यारे बच्चों, हमने बताया यदि दर्पण का द्वारक दर्पण की वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम यदि दर्पण का फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो संबंध क्या होगा? क्योंकि जो फोकस दूरी F होता है यह किसके आधे के बराबर होता है? वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। नोट करिए। तो बच्चों, हम बात करते हैं प्रतिबिंब, इमेज होता क्या है। प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान देंगे आप, अगर जो यहाँ पर ऐसे दर्पण कोई हो और इस दर्पण के सामने कोई वस्तु ऐसे रखी हो, या मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा हो, ऐसे हो,
तो प्यारे बच्चों, जो वस्तु होती है वे वस्तुएं लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। अब ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति से भी क्या होगा, हमेशा प्रकाश का उत्सर्जन होगा। इससे बहुत सारी प्रकाश निकलेंगी। तो एक प्रकाश यहाँ से इसका जब निकलता है, तो आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो वह परावर्तित हो जाती है, यानी परावर्तित होकर के इस दिशा में चली जाएगी। और फिर एक किरण यहाँ से निकलेगी और यहाँ से परावर्तित होकर के इस दिशा में चली जाएगी। प्यारे बच्चों, अब इसको, ये दोनों बिंदु तो आपस में कहीं काटेंगी नहीं, और इसको हम डैश डैश आगे जब मिलाएंगे और ये दोनों बिंदु जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हम प्रतिबिंब की परिभाषा दे सकते हैं। यदि किसी वस्तु या बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है। हमने कहा जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। रियल इमेज। और दूसरा होता है आभासी। वर्चुअल इमेज। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है। प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और प्यारे बच्चों, अगर जो हम बात करें वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे हम पर्दा लगा नहीं सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के आगे बनता है और दर्पण के आगे जब प्रतिबिंब बनेगा तो जब तक हम पर्दा लगाएंगे नहीं तब तक हमें प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा लिखेंगे आप लोग। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा,
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरी हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब बच्चों, इसमें पॉइंट लिखिएगा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि दर्पण के पीछे पर्दा तो हम लगाएंगे नहीं, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। इतनी बात समझ आई होगी बच्चों? अब बच्चों, आप लोग हाई स्कूल में पढ़े भी होंगे, एक बार हम भी बता देते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम। गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम। हाँ तो प्यारे बच्चों, हेडिंग है आप लोगों की, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम। प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने का 3 नियम होता है। नंबर 1, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनाने का 3 नियम होता है। अगर जो प्यारे बच्चों, अगर जो ये तीनों नियम आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आपको कहीं भी वस्तु को रख करके प्रतिबिंब को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला नियम की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। पहला नियम ये होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर के जाती है अथवा फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। प्यारे बच्चों देखिए, अगर जो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अगर जो हम मान लेते हैं यह इसका, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर इसका ध्रुव P है, यहाँ पर फोकस F है और यहाँ पर वक्रता केंद्र C है। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाला जो किरण होता है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाता है। यहाँ से चलने वाला कोई किरण, ये भी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाता है। तो प्यारे बच्चों, पहला नियम है, यदि कोई किरण, अगर जो हम बात करें अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरती है। यही अगर जो हम बात करें उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, तो प्यारे बच्चों इसका फोकस ध्रुव तो P यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा, वक्रता केंद्र C यहाँ होगा। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण यहाँ से प्यारे बच्चों रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है और यहाँ से जब हम ऐसे मिलाते हैं इसको तो ऐसे डाट 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 जाती हुई प्रतीत होती है। प्यारे बच्चों, हमने बताया दर्पण के पीछे जो होता है वह आभासी होता, जाता हुआ प्रतीत होता है, और दर्पण के सामने जाता होकर जाता वास्तविक होता है। और दर्पण के पीछे अगर ये कहीं मिलेगा नहीं,
प्यारे बच्चों, अगर जो यहाँ से कोई किरण जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाएगी, और इसको जब हम मिलाएंगे डॉट 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 तो फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होंगे। प्यारे बच्चों, आपको लिखना क्या है पहले नियम में, यदि कोई जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर के जाती है। किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में। और प्यारे बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। किसमें? उत्तल दर्पण। आप याद रखेंगे, अगर जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चल रही है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाएगी, यानी इसका फोकस तो इधर है तो फोकस से होकर के जाएगी, प्रतीत नहीं होगी, क्योंकि फोकस अगर जो इधर रहता इसका तब फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती। प्यारे बच्चों, तो इसका फोकस इधर है तो एक दोनों किरण कहीं आपस में मिलेंगी नहीं, तो हम इसको डॉट 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 जबरदस्ती मिलाएंगे और यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, यानी इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। समझ आया होगा बच्चों? तो इसमें पहला नियम में हम लिखेंगे क्या बच्चों, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो फोकस से होकर के जाती है, ब्रैकेट में लिख देंगे अवतल दर्पण में। फिर आगे लिखेंगे अथवा फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। अथवा प्यारे बच्चों हम लिख देंगे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। किसमें? अवतल दर्पण में। अथवा फोकस से होकर प्रतीत होती है। या किसमें? उत्तल दर्पण में। तो प्यारे बच्चों, पहला नियम है, पहले आप फिगर दोनों बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। किसमें? अवतल दर्पण में। अथवा फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। यानी अगर जो दर्पण अवतल है, अगर जो अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर जाएंगी। अगर जो यही बात हम करें उत्तल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले तो परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ये पहला नियम था बच्चों, नोट हो गया होगा। पहले फिगर लिखेंगे, नियम नंबर 1 फिगर बनाएंगे, उसके बाद ये पॉइंट लिखेंगे।
दूसरे नियम की बात करें बच्चों, ये इसका फोकस F होगा, वक्रता केंद्र C होगा, ध्रुव P होगा। यहाँ पर इसका ध्रुव P होगा, यहाँ पर फोकस F, यहाँ वक्रता केंद्र C होगा। ये बच्चों कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, दूसरा नियम ये कहता है कि अगर जो कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है अथवा फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत हो रही है। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जा रही है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या है? यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसमें? अवतल दर्पण में। अगर जो हम बात करें इसमें, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ जाएगी, उसके बाद यहाँ से डैश डैश जाएगी, जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात यहाँ से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे क्या? जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण, में होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम है बच्चों। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर जो कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है, किसमें? अवतल दर्पण में, अथवा फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत हो रही है, किसमें? उत्तल दर्पण में, तो परावर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश की किरण है यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर से सुनेंगे बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें देखिए बच्चों, प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ पर देखिए, प्रकाश की किरण फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ, और परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो दूसरा नियम हो गया
नोट कर चुके होंगे बच्चों। तीसरे नियम की बात करें, तीसरा नियम क्या है? देखिए, ये इसका ध्रुव P, यह F, ये C। यहाँ पर इसका ध्रुव P, यहाँ F, यहाँ C। ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए, तीसरा नियम ये कहता है कि अगर जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, अथवा वक्रता केंद्र की तरफ होकर जा अथवा वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती, किसमें होकर जाएगी? अवतल दर्पण में होकर के जाती है, अथवा वक्रता केंद्र की तरफ होकर जाती हुई प्रतीत हो रही, होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, किसमें? उत्तल दर्पण में। तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण उसी रास्ते से या उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, यानी इधर से गई, फिर टकराने के बाद वापस चली आएगी। यहाँ से प्रकाश की किरण जाती हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के पश्चात यहाँ से वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे क्या? जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ब्रैकेट में अवतल दर्पण, होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, अथवा जाती हुई प्रतीत होती है।